हम पालमपुर की कहानी में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि कैसे उत्पादन के संगठन कौन कौन से होते हैं और उसी संगठन में एक भूमि के बारे हमने कल पिछले वीडियो में बात की थी कि किस प्रकार भूमि स्थिर है और भूमि का उपयोग कृषि में या किसी भी उत्पादन में आधार संसाधन के रूप में किया जाता है। हम उसी भूमि के बारे में पालमपुर के गांव के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो हमने देखा था कि 1960 के दशक में जब हरित क्रांति भारत में लागू की गई थी तो अनाजों का उत्पादन एकाएक बढ़ गया था। कैसे हरित क्रांति से पहले पालमपुर में 1300 कुंटल प्रति 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था। कैसे हरित क्रांति वहाँ से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने लगा। तो यह एक तरह से कृत्रिम उर्वरकों का, कीटनाशकों का और आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल करके हरित क्रांति के अंतर्गत हमने उत्पादन में वृद्धि लाने का प्रयास किया था और उत्पादन में वृद्धि हुई भी थी। अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या होता है कि हम जब कृत्रिम संसाधनों का इस्तेमाल करके धरती की उर्वरता को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे जो उर्वरता होती है वो क्या होती है, जो फर्टाइल कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है उस लैंड्स की, उस भूमि की, उसमें निरंतर कमी आ जाती है। उस धरती के उपजाऊपन में निरंतर कमी आने लगती है और साथ साथ सिंचाई के आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर हम निरंतर भूजल का निरंतर दोहन करते हैं। इससे भी जो भूमि जल स्तर है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसमें भी कमी आने लगती है क्योंकि भूमि की उर्वरता, मृदा की उर्वरता और भूमि जल स्तर ये दोनों काफ़ी लंबे समय के बाद से निर्मित होती हैं, बनते हैं। इसलिए इनका अत्यधिक दोहन करने से क्या होता है कि इनमें कमी जो आ जाती है इसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं किया जा सकता है। ये भूमि की धारणीयता है कि वो किन किन तत्वों को अपने धारण करती है और धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है उपजाऊपन की उर्वरक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और अंततः भूमि बंजर हो जाती है। तो यह और क्या हो जाता है, वाटर लेवल जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं भूमि के वितरण का। पालमपुर गाँव की जो स्टडी है, जो हिस्ट्री है, तो एक केस स्टडी है कि पारंपरिक जो भारतीय गाँव हैं उनमें भूमि का वितरण कैसे है। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में ही कि वहाँ पर 450 वहाँ पे परिवार हैं, जिनमें से कि भूमिहीन परिवार जो है वो 150 है। ये कुल आबादी है वहाँ के पालमपुर गाँव की और उस आबादी का 1/3 कौन लोग हैं, ये भूमिहीन लोग। इनके पास अपनी भूमि नहीं है और ये जीविका के लिए भूमिधर किसानों और बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं या कृषि से इतर अन्य क्षेत्रों में मजदूरी करके अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। और आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से भी समाज के सबसे निचले हिस्से में लोग होते हैं। अधिकांशतः इस गांव में भूमिहीन लोग दलित जाति से संबंध रखते हैं। और उसके बाद से छोटे किसानों की बात कर लें हम, तो सबसे अधिक संख्या उस गांव की आबादी में, गांव के 450 परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, यानी कि जिनकी भूमि का जोत का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम का है। तो ऐसे किसान जिनकी 2 हेक्टेयर से कम के भूमिधर हैं उनकी संख्या 240 है। अब मान लीजिए कि कोई किसान परिवार 3-4 भाई हैं, इनके पिताजी जो थे उनके पास अपनी संपत्ति 2-2.5 हेक्टेयर ज़मीन थी और वो एक अच्छे किसान माने जाते थे, संपन्न माने जाते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी जो 2.5-3 एकड़ जो ज़मीन थी वो 4 भाइयों में डिवाइड हो गई। 4 भाइयों में तो मान लीजिए 3 एकड़ ज़मीन है, 3 हेक्टेयर ज़मीन है तो 0.7 हेक्टेयर, 0.7 हेक्टेयर, 0.75, 0.75 सबको मिला तो क्या हो गई, लघु किसान हो गए, लघु किसान हो गए, ये छोटे किसान हो गए।
पहले क्या थे, एक बड़े किसान थे। अब इन 4 भाइयों की जो उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े से जो आय होती थी या आय होती है, वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि अपने परिवार का भरण पोषण पूरे साल तक इसी आय से कर सके। जबकि जब इनके पिताजी के पास 2.5-3 हेक्टेयर ज़मीन थी तो आराम से उस संयुक्त परिवार के उस भूमि से उस पूरे परिवार के खर्च का निराकरण इस ज़मीन की आय से हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब भूमि छोटे छोटे जोतों में विभाजित हो चुकी है और इतनी ज़मीन नहीं, इतनी भूमि का आकार नहीं है कि वो एक परिवार का भरण पोषण पूरे साल भर इस कृषि की आय से कर सके। तो ये बड़ी समस्या। जब गांव में जब घुसते हैं तो देखते हैं कि गांव की भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। केवल 20% भूभाग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े जोतों में, यानी कि 2 हेक्टेयर और उससे अधिक के आकार के जोत होते हैं। बाकी गांव की जो खेती है होती है वो अब जाके छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी होती है और इन खेतों से, इन छोटे टुकड़ों के खेतों से जो आय होती है, इस पर निर्भर रहने वाले परिवारों के भरण पोषण के लिए समर्थ और सक्षम कॉम्पिटेंट नहीं होती है। अतः इन लोगों को कृषि से अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आजीविका को प्राप्त करना होता है। और अब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे किसान हैं मात्र 60%, जो 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर या बड़े जोत वाले किसान हैं, जिनके पास बड़े बड़े आकार के भूभाग हैं और इनके पास क्या होता है, इतना उत्पादन हो जाता है कि वो अपने साल भर के अनाज के खर्चे को पूरा करने के बाद भी वो मार्केट में, बाज़ार में अपने अनाज को जो अधिशेष होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको वो बेच देते हैं। और तब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, अब उस नगद पैसे से कृषि में और कृषि से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में उस पैसे का निवेश कर सकते हैं, जिससे कि इनकी आय निरंतर वृद्धि करती रहती है। अब ये हो गया, हमने भूमि की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसी वीडियो में श्रम की बात करते हैं। तो भूमि के बाद अगला जो उत्पादन का जो संगठक है वो क्या है, श्रम है। तो जब हम इसी गाँव को एग्जाम्पल लेते हैं तो ये जो श्रम आता कहाँ से है, इन खेतों में काम करने में श्रम कहाँ से आता है। तो जो 240 परिवार हैं जिनके पास अपनी छोटी जोत की भूमि का आकार है, खेत है, वो क्या करते हैं, खुद और उनके परिवारी लोग इन खेतों में काम करते हैं। क्योंकि आकार छोटा है इसलिए इनको किसी बाहरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती और इनके परिवार में जो लोग होते हैं, महिलाएं पुरुष मिलकर अपने छोटे छोटे जोत के खेतों में काम कर लेते हैं। और कभी कभी इनके पास समय बच जाता है तो या इनकी जो ज़रूरतें होती हैं दूसरों के खेतों में भी काम करके अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके बाद जो बड़े किसान होते हैं ये खुद अपने खेतों में काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके खेतों के आकार जो है, जो जोत का परिमाप होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो संभव नहीं है कि ये खुद और अपने परिजनों के साथ काम करके उन खेतों से उत्पादन कर पाए। तो क्या होता है, उनको श्रम बाजार की तरफ मुँह देखना पड़ता है। और इनमें काम करने के लिए कौन लोग होते हैं, जो गाँव में भूमिहीन किसान होते हैं, भूमिहीन जो मजदूर होते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, इनके खेतों के लिए श्रम की व्यवस्था इन भूमिहीन परिवारों से हो जाती है। और इनमें कभी कभी ये जो छोटी जोत के जो किसान हैं, इन बड़े किसानों के लिए खेतों में काम करते हैं। अब तो इन खेतों में जो श्रम होता है, जो मजदूरी मिलती है, यह कैसे निर्भर करती है, फसलों के आधार पर और काम के आधार पर। कभी खुदाई है, खेत तैयार करना है, निराई गुड़ाई छिड़काव करना है, धान की रोपाई करनी है, फसल को काटना है। तो इन तमाम जो प्रक्रम है खेती के उत्पादन के, उन प्रक्रम की जो विभिन्नता है उसके आधार पर इनकी मजदूरी भी तय होती है। यानी ये नहीं कि खेती जब धान रोपाई करने जा रहे हैं तो उसकी मजदूरी अलग है और कटाई की मजदूरी अलग है। तो ये उनके काम के प्रकार और फसल के आधार पर और उनके जो कृषि का जो प्रक्रम है, जो स्टेज है, उसके आधार पर इनकी मजदूरी में भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। साथ साथ इन मजदूरों को कभी नगद मिलता है, कभी उस उत्पादित अनाज का एक हिस्सा
उनसे उनको दे दिया जाता है। कभी कभी इन्हें भोजन भी मिल जाता है। तो यह इनकी जो आय है इन खेतिहर मजदूरों की वो निश्चित नहीं है, ठीक है। मौसम के आधार पर, फसल के आधार पर और फसल उत्पादन के प्रक्रम के आधार पर कुड़ाई का अलग रेट, कटाई का अलग रेट, धान की रोपाई का अलग रेट, जुताई का अलग रेट, तो अलग अलग समय पर इनके जो मजदूरी होती है, जो दर होता है, उसका भुगतान भी अलग अलग दर से किया जाता है। और कभी अनाज के रूप में, कभी नकद के रूप में, कभी नकद के साथ भोजन, जैसे आवश्यकता होती है बड़े बड़े गोस्वामी या जरूरतमंद किसान इन मजदूरों को मजदूरी अलग अलग तरीके से प्रदान करते हैं। तो ये सड़क की व्यवस्था हमें उन खेतों में वहाँ के भूमिहीन किसान खेतिहर मजदूरों से प्राप्त हो जाती है।